करने जा रहे हैं निर्देश तंत्र क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है बेटा, फ्रेम ऑफ। इस बात को हमने आपको रिलेटिव वेलोसिटी में बताई थी। जब हमने रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था कि ऑब्जर्वर जहां रहता है वो उसका अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, क्या होता है, और उसे वो रेस्ट मानता है। क्या मानता है? जिसमें ऑब्जर्वर रहता है, जैसे तुम अर्थ पर हो तो अर्थ को रेस्ट मानते हो। क्या मानते हो? मानते हो कि अर्थ चलती है। जब तुम किसी बाइक की स्पीड को कैलकुलेट करते हो तो क्या कभी कहते हो कि अर्थ भी चलती है? नहीं चलती है, क्योंकि ऑब्जर्वर जिस रेफरेंस फ्रेम में रहता है उसे रेस्ट मानता है। क्या मानता है? तो रेफरेंस फ्रेम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र, यानी क्या होता है, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होते हैं? जैसे अगर मैं बात करूं जड़त्वीय निर्देश तंत्र, तो यहां पर जड़त्वीय निर्देश तंत्र की बात मैं करने जा रहा हूं। जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है? निर्देश तंत्र, देखो ऐसे निर्देश तंत्र जिनमें न्यूटन के नियम का पालन होता है। क्या होता है? ऐसे निर्देश तंत्र जो न्यूटन के नियमों का पालन करते हैं उसे हम जड़त्वीय, जिनमें न्यूटन के नियमों को लगाया जा सकता है। यह प्रारंभिक परिभाषा है, बहुत आसान वाला। यानी ऐसे निर्देश तंत्र, ऐसे यहां समझो आप लोग, ऐसे निर्देश तंत्र जिनमें न्यूटन के नियम लागू होते हैं। न्यूटन के नियम क्या होते हैं बेटा? लागू होते हैं, यानी यहां न्यूटन के नियम लागू होते हैं। इसे कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका इंग्लिश क्या होता है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये क्या होता है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो उसे हम क्या कहते हैं? जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। जड़त्वीय निर्देश तंत्र में न्यूटन के नियमों का लागू होता है। अब जैसे आपने कहा उसकी क्या होता है, अर्थ का मोशन। आपने कहा चाहे अर्थ को ले लो, चाहे आप मून को ले लो, चाहे आप सन के मोशन को ले लो, चाहे आप गाड़ी के मोशन के ले लो, जितने भी रेफरेंस आपको दिखाई देते हैं वो सब क्या है? जड़त्वीय। एक होता है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप अभी नहीं पढ़ोगे, आपके इसमें 100% जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। एक ये होता है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये क्या होता है? यहां पर न्यूटन के नियम लागू नहीं होते, क्योंकि न्यूटन के अकॉर्डिंग द्रव्यमान नियत होता है। जब आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो उन्होंने यह बताया कि अगर एक निश्चित स्पीड से अधिक स्पीड कर दिया जाए किसी भी पार्टिकल का, जैसे उन्होंने ये बताया कि यहां पर दो लोग हैं, ये दो लोग एक अर्थ पर थे, इन दोनों को बहुत ही तेजी से, बहुत ही अधिक हाई वेलोसिटी देके, इलेक्ट्रॉन का स्पीड देके अगर भेज दिया जाए अंतरिक्ष में, स्पेस में, और फिर इनको अलग अलग जगह पर भेज दो। देखो कितनी बड़ी बात उन्होंने की। ये उन्होंने अपनी संभावना व्यक्त की, प्रूव करने के लिए उन्होंने बताया कि ऐसा हो सकता है कि अगर मैंने यहां से आलिया भट्ट को और यहां मैं ले लिया, मान लो कि जयाप्रदा बुड्ढी, आलिया भट्ट भी यंग है, मैंने इन दोनों को दो प्लेनेट पे भेज दिया, ये लो, और ये जा रहे हैं किसी रॉकेट के अंदर दौड़ रहे हैं। मैंने वो कह रहे हैं कि इनके टाइम में परिवर्तन हो जाएगा। यहां पर इनको अगर 20 साल बाद वापस लाओगे, इन दोनों को 20 साल बाद अगर वापस लाओगे, तो हो सकता है कि कंगना रनावत जो अभी यंग है, आलिया भट्ट, ये जयाप्रदा की एज की दिखे, और जयाप्रदा थोड़ी सी बुढ़ी हो, हल्का सा। मतलब अगर जयाप्रदा की आयु 40 साल है, कंगना रनावत की आयु, वो आलिया भट्ट की 20 साल है, और इनको मैं फिर 20 साल बुलाता हूं, 20 साल बाद बुलाता हूं, तो ये हो सकता है कि जो ये है कंगना रनावत, ये 40 साल की हो जाए और 41 साल की। ये बड़ी बात, मतलब यहां टाइम ही कांस्टेंट नहीं रहेगा। ये संभावना उन्होंने, जब बड़े क्लास में आओगे बीएससी वगैरह में, हायर एजुकेशन में, तो वहां पर पढ़ाया जाता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, बहुत ही अच्छे। वहां एक फार्मूला है जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, बहुत खूबसूरत, m बराबर m0 अंडर रूट 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ये दो कितनी बड़ी बात है। m0 को कहते हैं रेस्ट मास, जब वस्तु क्या होता है? विरामावस्था में होता है। ये m क्या है? जब मोशन में करता है b वेलोसिटी से, तब का मास। यानी कहने का मतलब है कि भैया तुम विरामावस्था में तुम्हारा मास कुछ अलग है, और जब तुम बहुत तेजी से गति करने लगते हो तुम्हारा मास में परिवर्तन आ जाता है।
और वो परिवर्तन क्या होता है 1 माइनस बी स्क्वायर अपान, ये फोटान के लिए उन्होंने सिद्ध किया है। फोटान के लिए इस बात को प्रूव किया है कि अगर फोटान इस बी स्पीड से गति करता है बहुत तेजी से, तो उसके मास में परिवर्तन आ सकता है। किसी पार्टिकल के, स्मॉल पार्टिकल की बात हो चुकी है, इलेक्ट्रॉन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इलेक्ट्रॉन के ऊपर लागू हो चुका है, बड़े पिंडों पर तो नहीं हुआ है, अभी उतना तेज चला ही नहीं सकते हैं। तो ये ऐसा निर्देश तंत्र होता है जहां न्यूटन ही फेल हो गए, मतलब न्यूटन का नियम यहां लागू नहीं होगा, तो उसे हम कहते हैं अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। क्या कहते हैं बेटा? ये बात आपको समझना है कि ऐसे निर्देश तंत्र जिनमें न्यूटन के नियम लागू नहीं होते, यानी न्यूटन का नियम लागू नहीं होता है, उसे हम अजड़त्वीय कहते हैं। ये दो बात उन्होंने बताई, ठीक है, कि जड़त्वीय और अजड़त्वीय। अब हम बात कर लेते हैं, देखो बेटा हमारे पास रेफरेंस फ्रेम होता क्या है, पहले ये समझ लो। निर्देश तंत्र रेफरेंस फ्रेम में जैसे ऐसे मैंने लिया, एक पार्टिकल यहां बैठा है, सपोज मान लो, इसको मान लो रेफरेंस फ्रेम मैंने मान लिया। यहां देखो, ये देखो यहां पर एक ऑब्जर्वर बैठा है, तो इसको हम ओरिजिन मानते हैं। जैसे मैं आगे बता दूं, जैसे यहां पर एक ऑब्जर्वर बैठा है, तो इस ऑब्जर्वर ने यहां पर ये जब बैठा है, तो इसको हम ओरिजिन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? यहां से एक एक्स एक्सिस ड्रा करते हैं, एक वाई एक्सिस। अगर ऑब्जर्वर 3D में है तो जेड एक्सिस भी होगा, एक्स वाई और जेड। अगर ऑब्जर्वर 3D में है तो 3 एक्सिस होगी, 2D में है तो 2D रेफरेंस फ्रेम होता है, 3D होता है। तो रेफरेंस फ्रेम यहां पर कोई पार्टिकल है 3D में, तो उस पार्टिकल का रेफरेंस पॉइंट क्या होगा? एक्स, वाई और जेड, ये पी पार्टिकल। अच्छा, टाइम को भी माना गया है, 4 कोऑर्डिनेट माने जाएंगे। देख लो, अभी तक आपने 3 पढ़ा, एक टाइम भी होता है, तो एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट, टाइम को भी कोऑर्डिनेट माना गया है। टाइम को भी मान लिया जाता है जब टाइम की रिलेटिव बात की जाती है, जब ये जैसे इसमें अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में क्या, तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है? जिसमें ऑब्जर्वर का स्टडी किया जाता है, जो अच्छों से निरूपित होते हैं, जिनका पोजीशन होता है, उनके मोशन का स्टडी किया जाता है, उसे हम निर्देश तंत्र कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस करते हैं। अब ये बात आप समझ लो यहां से कि आप जिसकी स्टडी करते हो वो जहां पर रहता है वो उसका फ्रेम रेफरेंस होता है। हो सकता है तुम जिस चीज की स्टडी कर रहे हो तुम्हारे ही रेफरेंस फ्रेम में हो, और ऐसा भी हो सकता है कि तुम जिसकी स्टडी करना चाहते हो तुम्हारे रेफरेंस फ्रेम में ना हो। जैसे तुम अर्थ पे बैठे हो और यहां पर तुम ऊपर अर्थ पर तुम हो और तुम स्टडी कर रहे हो मार्स के मोशन का, तो मार्स का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो अलग है, और अर्थ का, तुम अर्थ पे बैठ के रेलगाड़ी का मोशन स्टडी कर रहे हो, तो ये अलग अलग रेफरेंस फ्रेम होते हैं। क्या होते हैं? तुम छत पे बैठे हो, अपने 8-10 मंजिले के टावर पे बैठे हो, और तुम नीचे बाइक की स्टडी कर रहे हो, तो दोनों का रेफरेंस फ्रेम क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी बाइक को लगेगा कि तुम जा रहे हो और तुमको लगेगा बाइक जा रहा है, ये होता है रेफरेंस फ्रेम। इसको अच्छे से आपने समझ लिया ना? अब हम बात करते हैं, देखो रेफरेंस फ्रेम हो गया आपका। अब हम बात करने जा रहे हैं कि मोमेंटम क्या होता है। एक बहुत बढ़िया क्वांटिटी है मोमेंटम। जैसे मोमेंटम आज कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि अपने पढ़ाई का मोमेंटम बनाए रहो, तो मोमेंटम क्या होता है यहां पर समझो। मोमेंटम होता है संवेग। क्या बात करने जा रहे हैं बेटा? संवेग क्या है? संवेग यानी बात करेंगे मोमेंटम। ये क्या है? मोमेंटम यानी मोमेंट क्या होता है, संवेग क्या होता है। जरा मेरी बात करो। जब बंदा बैठा होता है रेस्ट में होता है, और जब चलता है, तुम देखो कोई बंदा रेस्ट में है तो उसके सामने तुम चले जाते हो। बात को समझो, इस बात को समझो थोड़ा। अगर कोई बंदा रेस्ट में है तो उसके पास तुम गुजर जाते हो आराम से। अगर कोई बंदा बड़ी तेजी से गति करता है, क्या उसके सामने जाते हो? क्यों नहीं जाते? क्योंकि उसके अंदर एक प्रॉपर्टी आ गई, उसी का नाम मोमेंटम है। वो तुम्हें खतरा दे सकता है। अगर तुम उसके सामने जाओगे, चलती ट्रेन आ रही हो, तुम बहादुर, बहुत बाहुबली हो, ट्रेन क्या भाई, ट्रेन ने मोमेंटम बना लिया है। और मोमेंटम कहां से आया? उसके अंदर एक स्पीड आ गई। क्या आ गई? तो मोमेंटम की डिफिनेशन क्या होता है कि अगर कोई पार्टिकल है यम मास का और वो मोशन करता है, क्या करता है बेटा? बी वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा?
यम मास का एक वस्तु बी चाल से गति कर रहा है, तो उसका जो मोमेंटम होगा वो P बराबर होगा mb। क्या होगा बेटा? यानी उसके मास और उसके वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दो तो उसका क्या प्राप्त हो जाता है? मोमेंटम। क्या हो जाता है? अच्छा, मोमेंटम ज्यादा कब होगा? वेलोसिटी ज्यादा। यानी मोमेंटम दो चीजों पर डिपेंड करता है, मास पर भी और वेलोसिटी पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, दो बातों पर डिपेंड करता है। तो यहां पर देखो हम इसकी डिफिनीशन कैसे लिखेंगे? किसी यम द्रव्यमान की वस्तु, यम द्रव्यमान की वस्तु बी वेग से गतिमान है तो उसके द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं बेटा? को वस्तु का संवेग कहते हैं। वस्तु का क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। ये बात आप ध्यान दो, वस्तु का क्या कहते हैं बेटा? संवेग कहते हैं। यहां पर एक बात को समझो, अगर यम द्रव्यमान की कोई वस्तु बी वेग से गतिमान है, क्या है बेटा? यम द्रव्यमान की कोई वस्तु बी वेग से गतिमान है तो उसके द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। अतः यहां पर देखो, अतः वस्तु का संवेग कितना होगा? वस्तु का संवेग P बराबर क्या होगा? यम इंटू बी। अच्छा ये बता दो मुझे, ये सदिश होगा कि अदिश? सदिश कैसे पता? दो, यम तो अदिश है, द्रव्यमान है, तो ये भी सदिश होगा तो ये भी क्या होगा? सदिश होगा। यानी संवेग की दिशा किधर होगी? वेग की दिशा की तरफ होगी। जिधर उसका वेग होगा उधर उसका संवेग होगा। तो संवेग एक अदिश राशि है। क्या है बेटा? संवेग एक अदिश राशि है। संवेग एक अदिश राशि है। इसका मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। इसका मात्रक क्या होता है बेटा? किलोग्राम मीटर पर। यानी संवेग एक अदिश राशि है और इसका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर। अच्छा, इसकी बीमा क्या होगी संवेग की? बताओ, बीमा पढ़ के आए हो? संवेग की बीमा कितनी होगी? बीमा होती है mL/t-1। संवेग की बीमा होती है। ठीक है, संवेग का बीमा होता है। एक और संवेग का मात्रा वो होता है, संवेग की एक और यूनिट होती है, संवेग की अन्य यूनिट होती है। मैं बता दूं, संवेग का अन्य मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन सेकेंड। क्या होता है बेटा? न्यूटन सेकेंड भी होता है संवेग का मात्रक। ठीक है, इतना नोट करो, इतना नोट कर लो। यहाँ पर ध्यान दो बेटा, संवेग यहाँ पर गलती से अदिश लिख गया है, सदिश होता है। संवेग क्या होता है? कौन सी राशि होती है? सदिश होती है। इसकी दिशा किधर होती है? वेग की तरफ होती है। तो संवेग क्या है अगर मैं बताऊं? किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। ठीक है, इतना हो गया। चलो इसको मिटा लें हम। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो आता है संवेग की कुछ बातें होती है। सबसे पहले देखो, संवेग दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो वस्तु के द्रव्यमान पर और दूसरा वस्तु के वेग पर। यानी नोट करके इस बात को लिख लो, नोट करके ये बात कि संवेग जो होता है, संवेग P किसके समानुपाती होता है? वेग B के। यानी P प्रोपोर्शनल होता है B। यानी B बढ़ाओगे तो वेग, संवेग बढ़ेगा। तो द्रव्यमान तो नियत रहता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान फिक्स हो गया। जैसे मैंने कहा द्रव्यमान फिक्स है, अब दो वस्तुएं समान द्रव्यमान की, तो अगर मैं उनके वेग की बात करूं तो इसमें किसका वेग अधिक होगा? तो कैसे पता करोगे? जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका वेग अधिक, जिसका वेग अधिक होगा। जैसे दो वस्तुओं का द्रव्यमान फिक्स है, यहां पर किसको नियत माना है? जहां यम क्या है बेटा? यम को हमने नियत मान लिया है। यम क्या है? नियत है। अगर यम नियत हो तो संवेग किस पर डिपेंड करेगा?
बेग पर। क्या करेगा? तो अगर दो वस्तुओं का अगर मुझे संवेग तुलना करना है तो P1 बराबर क्या हो जाएगा? B1 और P2 बराबर क्या हो जाएगा? B2। तो हम यहां से लिख सकते हैं P1 बटा P2 बराबर B1 बटा B2। ये अनुपात, इसको नोट कर लो, इतना नोट करो। चलो संवेग और बेग के बीच में ग्राफ दो। संवेग है जो दो संवेग बराबर P बराबर mv होता है। इससे ये पता है कि संवेग दो चीजों पर निर्भर कर रहा है। किस पर? संवेग दो चीजों पर निर्भर कर रहा है, द्रव्यमान पर भी और बेग पर भी। तो मैं पहला केस लेता हूं, केस फर्स्ट। जब वस्तु का द्रव्यमान क्या हो बेटा? द्रव्यमान यम क्या हो जाए? नियत हो जाए। अब अगर द्रव्यमान नियत हो जाएगा, नियत हो, तो क्या हो जाएगा? P प्रोपोर्शनल हो जाएगा B के। तो चलो ग्राफ खींचते हैं, हम P भी ग्राफ खींचते हैं। क्या खींचते हैं बेटा? तो इधर हम लिख लेंगे B को, इधर लिख लेंगे, इधर B को इधर लिख लेंगे, और इधर किसको लिख लेंगे? P को। अब बता दो, ये हमारा P है। तो यहां प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह है, तो प्रोपोर्शनल ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, जितना ये बढ़ेगा उतना, यानी जो ग्राफ बनेगा वो एक सरल रेखा बनेगा। और यहां पर यम क्या होगा बेटा? नियत होगा, तभी होगा। अच्छा, दूसरा अगर ग्राफ मैं खींचूं, सेकंड ग्राफ में अगर इसका खींचूं, सेकंड ग्राफ, अब मैं कहता हूं वस्तु का बेग नियत है। क्या मान लेता हूं बेटा? जब वस्तु का क्या हो जाए? वस्तु का बेग नियत हो, यानी B क्या हो जाए? नियत हो जाए। इस केस में हमने मान लिया कि वस्तु का क्या हो? बेग नियत हो। अब जब हम बेग को नियत कर देंगे, जरा ध्यान दो, तो यहां से इधर हमने अब किसको लिखा बेटा? द्रव्यमान को, और इधर किसको लिखा? संवेग। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा? P प्रोपोर्शनल हो जाएगा m के, यानी द्रव्यमान बढ़ाओगे तो संवेग बढ़ेगा। तो ये भी क्या होगा? एक सरल रेखा होगी, और यहां पर B क्या होगा? नियत होगा। लेकिन अब सोचो, अगर दोनों बढ़े, हम द्रव्यमान को भी बढ़ाएं और संवेग को बढ़ाएं, तब क्या होगा? यानी केस तीसरा है, केस तीसरे में हम ले रहे हैं जब यम व बी दोनों नियत ना, क्या हो बेटा? नियत। यानी हम यम और बी के बीच में ग्राफ खींचने जा रहे हैं। क्या खींचने जा रहे हैं बेटा? यम और बी के बीच। इधर हमने यम लिख दिया और इधर हमने बी लिख दिया। अब बता दो तुम मुझे, तो अब ग्राफ कैसा होगा? देखो, द्रव्यमान बढ़ाओगे, मेरे पास किसी वस्तु का तुम द्रव्यमान बढ़ाते हो तो उसका वजन बढ़ता है, भारी होता जाता है, यानी उसका बेग कम होगा। जाहिर सी बात है, द्रव्यमान बढ़ाने पर बेग कम होगा, ये बात आप मान सकते। तो जो अब ग्राफ होगा वो होगा परवलयाकार होगा। ये लो, यानी ये P होगा, और P इस बार नियत नहीं होगा, और ये ग्राफ कैसा होगा? परवलयाकार होगा। यानी अगर यम बी ग्राफ, ये कौन सा ग्राफ है बेटा? यम बी ग्राफ। यानी द्रव्यमान को बढ़ाते जाओगे तो बेग क्या होता है? घटता जा रहा है। अगर यम और बी के बीच में ग्राफ हम खींच रहे हैं, क्या खींच रहे हैं बेटा? यम और बी के बीच में ग्राफ। तो इस तीनों को नोट कर लो। संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध क्या होता है? संवेग तथा गतिज ऊर्जा में संबंध हम निकालने जा रहे हैं। गतिज ऊर्जा में संबंध, क्योंकि जब वस्तु में संवेग होता है मतलब वो गति करता है, और जब वस्तु गति करता है तो उसमें क्या होती है? ऊर्जा होती। तो कहीं ना कहीं इनके बीच में संबंध कोई होगा, अच्छा प्यारा सा संबंध। चलो देखते हैं भैया क्या संबंध है। देखो, हम जानते हैं संवेग बराबर क्या होता है बेटा? P बराबर mv, और गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? हाँ, गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है, गतिज ऊर्जा के बराबर होता है हाफ mv²। अब हमें इनमें संबंध लगाना है। क्या लगाना है? हम जानते क्या करते हैं, इसमें यम से ऊपर नीचे गुणा कर दें। क्या कर दें? इसमें यम से नीचे ऊपर नीचे गुणा कर दे तो क्या आ जाएगा बताओ? के आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा m² b² बटा 2m लिख सकते हैं। यम से गुणा कर दिया। फिर देखो, इसको हम लिख सकते हैं यम बी का होल स्क्वायर बटा 2m, और यम बी की जगह पर क्या रख सकते हैं? p। तो k बराबर आ जाएगा p² अपान 2m। क्या आ जाएगा बेटा?
के स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपॉन 2m। यहाँ एक चीज और आ जाएगा देखो, तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के 2km। क्या आ जाएगा बेटा, आएगा कि नहीं, पी बराबर क्या आ जाएगा, पी बराबर इधर जाएगा दो, पी स्क्वायर बराबर रूट हटा दो पहले, तो पी स्क्वायर बराबर यही तो आ जाएगा 2k, और पी बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2km। के क्या है, गतिज ऊर्जा है, क्या है बेटा, यानी संवेग बढ़ाने से गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, संवेग बढ़ाने से और गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, समझ गया ना। ये तो आ गया P बराबर आ गया अंडर रूट के आ गया, ठीक। और एक चीज और है, अब यहां पर गतिज ऊर्जा जो है हमारी, मैं अगर मान लूं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन है, और वो विद्युत क्षेत्र में गति कर रहा है, मान लो, अगर 12th का थोड़ी सी टॉपिक थोड़ा टफ लगेगा, यहीं पर मैं बता देता हूं। अगर मैं मान लूं कि इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का विभव, अभी ये शब्द आप हाई स्कूल में पढ़े थे ना, बी बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का विभव बी व आवेश ई हो, क्या हो बेटा, आवेश ई हो, ये बात समझो। तो अगर इलेक्ट्रॉन का विभव बी व आवेश क्या हो, ई हो, तो W बराबर क्या होता था, B इंटू क्यू होता था कि नहीं, याद करो हाई स्कूल में W बराबर B इंटू क्यू होता था हाई स्कूल में आप, और Q की जगह पर क्या रख देंगे, E रख देंगे, क्या रख देंगे बेटा, तो और W किया गया कार्य क्या होता है, इसकी गति ऊर्जा के बराबर होगी, तो यहां से इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा होती है जो किया गया कार्य के बराबर होती है। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो W बराबर आ जाएगा हमारी गतिज ऊर्जा E बराबर के बराबर हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को B वोल्ट विभवान से तुरंत, और आ जाएगा E इंटू बी, क्या आ जाएगा बेटा, गतिज ऊर्जा बराबर क्या आ जाएगा, E इंटू बी जूल। अब अगर K की जगह पर ये रख दो तो P बराबर एक नया फार्मूला आ जाएगा, देखो 2EBm। चलो B क्या है, ये देखो मैंने केमिस्ट्री से भी इसको, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन वो फिजिक्स से भी मैंने इसको कोरिलेट कर एक नया फार्मूला खूबसूरत सा आ गया, यानी विभव बढ़ाने पर भी संवेग बढ़ जाएगा, क्या आ जाएगा, विभव बढ़ाने पर भी संवेग, और इलेक्ट्रॉन त्वरित गति करेगा, आवेश ज्यादा होगा तो भी संवेग बढ़ जाएगा, इस चीज को आप नोट कर लो। चलो नोट करो इतना। बेटा अब हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। देखो ये जो न्यूटन के नियम है ना, तीनों यूनिफिकेशन, अगर एक बात में बताएं तो ये एकीकरण है, एक नियम दूसरे नियम की व्याख्या करता है, दूसरा नियम तीसरे नियम की व्याख्या करता है, यानी एक दूसरे के ये क्या है बेटा, कुल मिला के एक ही, बस इनके रूप अलग अलग हैं। अभी मैं इस बात को प्रूव करूंगा कि द्वितीय नियम कैसे प्रथम नियम की सिद्धांतों पर आधारित है, कैसे उसकी व्याख्या करता है। चलो इस बात को हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे न्यूटन की गति का द्वितीय नियम हम पढ़ने जा रहे हैं। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्या कहता है, देखो न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्या कहता है, इस बात को थोड़ा समझ लो। वो इस बात की बहुत अच्छे से व्याख्या करता है कि अगर अभी हमने बताया संवेग, कोई गाड़ी ऐसे चल रही थी विवेक से, समझो मेरी बात सुनो, ऐसे मैंने कहा कि मैं 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा था, कोई मुझे ना रोकने वाला है, कोई ना मुझे टोकने वाला है, तो प्रथम नियम कहता है कि जैसे तुम चल रहे हो वैसे चलोगे। अगर मेरे वेग में परिवर्तन हो गया तो संवेग में भी परिवर्तन होगा। क्या होगा, अगर मेरे वेग में परिवर्तन हुआ, मतलब वेग में परिवर्तन लगा, मतलब कोई है, कोई बल है तभी भी। अगर वेग में परिवर्तन हुआ तो इस बात को हमेशा मान लो कि बल है, बल ही वेग में परिवर्तन करा सकता है। क्या करा सकता है, तो न्यूटन का द्वितीय नियम कहता है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की जो दर होती है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की जो दर होती है वो उस पर आरोपित बल के बराबर होती है। जैसे मैंने बताया न्यूटन का जो प्रथम नियम कहता है कि तब तक किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन नहीं होगा, यानी तब तक किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा जब तक कि उस पर बल ना लगाया जाए। न्यूटन का द्वितीय नियम यह बताता है कितना बल लगाया जाए, कितना, अगर मुझे डेल्टा बी वेग में परिवर्तन करना है तो कितना बल लगाना चाहिए, उसका मान निकालने के लिए द्वितीय नियम जरूरी है। प्रथम नियम ने तो बता दिया बल कितना लगेगा, द्वितीय नियम यह बताता है कि कितना बल लगेगा, उसका मान बता देगा। बल लगेगा, प्रथम नियम ने कहा बल लगेगा।
अगर मुझे तुम्हारे वेग में परिवर्तन कराना है तो मुझे बल लगाना पड़ेगा। कितना लगाना पड़ेगा ये कौन बताएगा? न्यूटन का द्वितीय नियम। तो इस नियम के अनुसार जो होता है बेटा, इस नियम के अनुसार अगर हम बात करें, इस नियम के अनुसार, तो हम कह सकते हैं किसी वस्तु गतिशील वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर। तो ये परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट, यही मेन है। किसी गतिशील वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, किसी गतिशील वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बाह्य बल के बराबर होता है या समानुपाती होता है। क्या होता है बेटा? बाह्य बल। जैसे इसको मैं थोड़ा सा इस तरह बताऊं, मैं कहूं किसी वस्तु पर आरोपित बाह्य बल उस वस्तु में उत्पन्न संवेग परिवर्तन के दर के समानुपाती। थोड़ा मैंने आगे लिख दिया, इसको थोड़ा समझ लो, रुक जाओ, मैं यहां से फिर से बता देता हूं। एक सेकंड। इसको मैं ऐसे बताऊंगा, किसी वस्तु पर आरोपित बाह्य बल। अच्छा, बाह्य बल कौन सा होगा? असंतुलित बल होगा। संतुलित बल तो होगा नहीं, असंतुलित बल ही तो करता है ना। तो किसी वस्तु पर आरोपित बाह्य असंतुलित बल, अभी मैं बताऊंगा संतुलित और असंतुलित क्या है। किसी वस्तु पर आरोपित बाह्य असंतुलित बल उस वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के उस वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। क्या होता है बेटा? दर के समानुपाती होता है। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने की। क्या बताया? यही मेरे तो F बराबर एम में तो लिख देते हैं, हम लोग पढ़ाते थे F बराबर एम में, कई बुकों में लिखा हुआ है F बराबर एम में, अभी इसी से आएगा। देखो, कह रहे हैं कि कोई वस्तु है, यहां पर ध्यान दो, कोई वस्तु है, समझो इस बात को। यहां पर एक वस्तु है, इसका द्रव्यमान m है, और इस समय इसका वेग क्या था बेटा? u था। इस पर मैंने बल लगाया, क्या लगा दिया? और कुछ देर बाद, मान लो डेल्टा t समय बाद, क्या होता है बेटा? डेल्टा। इस वस्तु, ये वस्तु यहां पहुंचा और इस वस्तु का वेग कितना हो गया बेटा? v। इस वस्तु का द्रव्यमान m था, इस पर मैंने बल लगाया और डेल्टा t समय बाद वस्तु का वेग u से क्या हो गया? v हो गया। तो संवेग में परिवर्तन हुआ ना। तो यहां पर संवेग इसका P1 था और यहां पर संवेग क्या हो जाएगा? P2 हो जाएगा। तो ध्यान दो, तो ये क्या कहते हैं कि अतः यह प्रपोर्शनल क्या हो जाएगा बेटा? डेल्टा P अपान, यही बात इन्होंने कही थी न्यूटन ने। यानी किसी वस्तु पर आरोपित जो बल है वो उसके संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती है। और समानुपाती का जब चिन्ह हटाया गया तो यहां पर एक नियतांक आया k, और प्रयोग द्वारा k का मान क्या निकाला गया बेटा? 1। प्रयोग द्वारा k का मान ज्ञात किया गया तो उसका मान F आया, यानी F बराबर क्या आ गया? डेल्टा P अपान डेल्टा। ये क्या? यही न्यूटन का द्वितीय नियम है और यही परिभाषा। अब सुनो, ये तो द्वितीय नियम हो गया, यानी संवेग में परिवर्तन ज्यादा होगा। अब हमें यह सिद्ध करने जा रहे हैं कि देखो, इससे मैं F बराबर m में कैसे लाऊंगा। देखो, F बराबर कैसे m में लाऊंगा। तो देखो, यहां से हम जानते हैं, अब यहीं से मैं सेकंड उसका प्रूव करने जा रहा हूं कि F बराबर m में। ऐसा क्वेश्चन बना लो या नोट करके लिख लो, नोट करके ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं बात करता हूं, मुझे पता है कि F बराबर क्या होता है बेटा? डेल्टा P अपान डेल्टा T। हम जानते हैं, यहां पर लिख दे, हम जानते हैं, इस बात को थोड़ा समझो। हम जानते हैं कि F बराबर क्या होता है? डेल्टा P अपान डेल्टा T। अच्छा, डेल्टा P का मतलब क्या है बेटा? P2 माइनस P1 अपान डेल्टा T। ये तो हुआ पहले संवेग, बाद का संवेग। अच्छा, पहले इस चित्र में देखो, इसको थोड़ा और अच्छे से मैं बना देता हूं। देखो, सबसे पहले एक वस्तु थी, ये वस्तु थी। इस समय इसका वेग क्या था बेटा? u था। क्या था? u था। इसका द्रव्यमान क्या था? m था। इस वस्तु पर बल लगा, क्या लगा बेटा? बल m। और जब इस पर बल लगा तो ये वस्तु
यहां पर पहुंच गई और इस वस्तु का वेग क्या हो गया, b हो गया। तो पहले t बराबर 0 था समय, अब t डैश बराबर क्या आ गया, डेल्टा t आ गया, यानी t बराबर क्या आ गया, डेल्टा t, यानी समय में परिवर्तन हो गया। यानी यहां से यहां तक, यानी इस u वेग को b में पहुंचने में कितना टाइम लगा। तो पहले संवेग बताओ, पहले संवेग कितना होगा बेटा, चित्र से पहले संवेग p1 बराबर कितना हो जाएगा, mu, और p2 बराबर क्या हो जाएगा, और डेल्टा t समय बाद संवेग कितना हो जाएगा बताओ, p2 बराबर हो जाएगा mv, आ गया ना, p1 बराबर mu और p2 बराबर mv। अब इधर ध्यान दो थोड़ा सा, ये देखो मैं इधर लिख देता हूं उसको। तो यहां से हमारे पास p बराबर है, F बराबर है p2 माइनस p1 अपान डेल्टा t। तो p2 का मान क्या है, mv माइनस mu। अगर डेल्टा t, जो डेल्टा t हो किसके बराबर है, t के बराबर है। देखो डेल्टा t के बराबर है, पहले t 0 था, आप समय t लगा, अरे 5 सेकंड 10 सेकंड कुछ भी होगा मान। तो यहां पर देखो, और डेल्टा t की जगह पर क्या रख सकते हो, t रख सकते हो। यम को कॉमन करो जरा, तो देखो क्या आ जाएगा, जब यम को कहा तो b माइनस यू अपान टी आएगा। ओहो, ये क्या है, b माइनस यू अपान टी, ये देखो, यानी यहां पर अगर हम बात करें तो b माइनस यू यानी वेग में परिवर्तन क्या है, और इसको अभी डेल्टा t ही रहने दो, नहीं चलेगा वैसे ही रहने दो। तो यह बराबर क्या हो जाएगा, m डेल्टा b अपान डेल्टा t, और ये क्या है, वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। इस वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न हुआ, कौन सा त्वरण उत्पन्न हुआ, ये त्वरण कितना होगा, यह बराबर m इंटू ए। तो किस फार्मूले से आ गया, तो इसका मतलब ये फार्मूला और ये फार्मूला दोनों आपस में बराबर है। तो इसको सरल भाषा में इसको लिखाया जाता है छोटे कक्षाओं में कि यह बराबर m में होता है, लेकिन जो मेन उन्होंने कहा था वो ये बात कही थी, ठीक है। तो न्यूटन का द्वितीय नियम लिखना होगा तो ये डिफिनीशन आप लिखोगे, ठीक है, और इस डिफिनीशन से ये फार्मूला आया है। तो यहां हम अब लिख सकते हैं कि डेल्टा p अपान डेल्टा t बराबर m में लिख सकते हैं ना, ये फार्मूला आ गया। तो इसको अच्छे से, यही न्यूटन का द्वितीय नियम है। यह बराबर m में कैसे आया, और यह तो यह बराबर दो फार्मूले, यह बराबर डेल्टा p अपान डेल्टा t भी होता है, और यह बराबर क्या होता है, em में भी होता है। क्या होता है, अगर इसका मैं और एक फार्मूला बना दो, फार्मूला बनाना है तो मैथ से सीखो। देखो नोट में हमको ये पता हो गया, मेरी बात सुनो, यह बराबर आया डेल्टा p अपान डेल्टा t। अच्छा, यहां से डेल्टा p बराबर क्या निकलेगा बताओ, यह डेल्टा t। अगर बल नियत ना हो, बल परिवर्ती हो, तो यहां से समाकलन कर दो दोनों पक्षों में, ये लो एफ डेल्टा टी। तो समाकलन करोगे तो इसका मान p हो जाएगा, तो p बराबर क्या आ गया, एफ डेल्टा, ये लो। अब ये फार्मूला कहां लगेगा, ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि कभी कभी कंपटीशन में क्वेश्चन दे देता है कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल का मान है 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5। अब t बराबर 5 सेकंड में वस्तु का संवेग क्या होगा, तो यफ का मान उठा के इसमें रख दोगे और इसका समाकलन कर दोगे, t बराबर 2 सेकंड में संवेग। अब ऐसा आ जाए और तुम कहोगे सर जी अब संवेग कैसे निकाले, ये कैसे निकल सकता है, तो फार्मूले को चेंज किया गया है। तो ऐसा भी फार्मूला, जितने भी फॉर्म को, अभी और 2-3 फॉर्म बताएंगे न्यूटन के द्वितीय नियम का, तब ये कंपटीशन का मतलब है एक कदम बोर्ड से आगे। ये बोर्ड का हो गया, बोर्ड से एक कदम मैंने आगे सोच लिया, कंपटीशन आ गया, ठीक है। इतना नोट कर लो, अच्छे से इसको तैयार कर लेना। कल हम इस पर बहुत अच्छे से हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस पर सवाल लगाएंगे बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल लगाएंगे और इसके एप्लीकेशन के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है बेटा।